नमस्कार मेरे प्यारों बच्चों। देखिए उत्तराखंड की हमारी क्लास है। हम लोग पिछली क्लास में जनजाति डिस्कस कर रहे थे, वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने जो थारू जनजाति थी उससे शुरू करा था। आप लोगों ने देखा था उसके अंदर कि थारू को थारू क्यों कहते हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में ज़्यादा निवास करते हैं और किस किस भाषा को बोलते हैं, ये सब विषय पे हम लोगों ने चर्चा करी थी। और लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था कि जो विधवा विवाह प्रथा थी दो, ठीक है, वो आप लोगों ने देखी थी। और जो बिरादरी समाज को जो भोज कराया जाता था, जिसे लट भरवा भोज कहते थे, वहाँ पे हम लोगों ने इसे छोड़ा था। वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था कि जो विधवा विवाह करवाता है वो लड़की का पिता क्या करता है, अपने समाज को लट भरवा भोज देता है, वो अपनी बिरादरी को, अपने समाज को खाना खिलाता, ठीक है। वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अगर मैं थारुओं के समाज की बात करूँ तो ये कैसा समाज है, मातृ सत्तात्मक है। कैसा है, मातृ सत्तात्मक, मतलब यहाँ माताओं को ज़्यादा सम्मान और ज़्यादा प्यार की, या वो एक ऊंचे स्तर पर रहती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल डिस्कस भी करा था लास्ट क्लास में अपनी, कि यहाँ जो थारू का मतलब ही क्या होता है, पियक्कड़ होता है। और जब पियक्कड़ होता है तो जब पुरुष लोग ज़्यादा मदिरा का सेवन करेंगे तो घर के डिसीजन कौन ले पाएगा, महिलाएं ले पाएंगी, ऑब्वियस है ना। तो महिलाएं ज़्यादा डिसीजन ले पाएंगी, और जब महिलाएं डिसीजन ज़्यादा ले पाएंगी तो इसलिए समाज भी कैसा हो जाएगा, इनके यहाँ मातृ सत्तात्मक समाज देखने को मिल जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि बाकी जितनी जनजाति हमारी हैं उन सब में पुरुष प्राथमिक समाज को देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन केवल थारुओं के अंदर समाज कैसा है, मातृ सत्तात्मक समाज है। तो महत्वपूर्ण बनता है। दूसरी बात, इनके यहाँ जो योग्य पुरुष होता है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, उसे बोलते हैं गंधुर। क्या बोलते हैं, गंधुर, ठीक है। योग्य पुरुष को क्या बोला जाता है, गंधुर बोला जाता है। ध्यान रखना, योग्य पुरुष को गंधुर बोलते हैं, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। योग्य पुरुष को क्या बोलते हैं, गंधुर बोला जाता है। देखो यहीं पे अगर मैं विवाह की बात करूँ तो एक विवाह विच्छेद करने के लिए यहाँ पे एक प्रथा है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, उरारी प्रथा, ठीक है। कौन सी प्रथा है, उरारी प्रथा। महत्वपूर्ण हो सकता है, पेपर में सवाल बनते हैं उरारी प्रथा। तो उरारी प्रथा में क्या है कि यहाँ जो विवाह विच्छेद करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। महिला जो है वो अपने विवाह को विच्छेद कर सकती है। और ये जैसा कि आप जानते भी हैं कि समाज भी कैसा है, ये मातृ सत्तात्मक समाज है, तो इसी वजह से यहाँ पर उरारी प्रथा के अधीन क्या है, महिलाओं को विवाह विच्छेदन करने की शक्ति प्राप्त है। विवाह विच्छेदन करने का अधिकार किसके पास है, का अधिकार ये महिलाओं के पास होता है, ठीक है जी। दूसरी तरफ अगर उरारी प्रथा को कोई पुरुष क्या करता है, इस्तेमाल करता है और संबंध को विच्छेद करता है, तो ये भारी क्या देता है, भारी दंड देता है या भारी जुर्माना उस पर अंकित किया जाता है। तो कोई पुरुष अगर इस प्रथा का इस्तेमाल करता है तो उस पर भारी जुर्माना जो है वो अंकित करा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगर धर्म की बात करूं तो ये थारू लोग किसे मानते हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। किसका, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। साथ ही इनके यहाँ क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो सर पे क्या रखते हैं, आपने देखा ना चोटा चोटी बोलते हैं, तो पुरुष क्या रखते हैं, वो चोटी रखते हैं, ठीक है। कहीं चोटा भी बोलते हैं, कहीं चोटी भी बोलते हैं, ठीक है, रखते हैं, चुटिया भी बोलते हैं। तो ये रखने की प्रथा इनके यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा देखिए इनके यहाँ दोनों तरह का परिवार देखने को मिलेगा, संयुक्त परिवार प्रथा, और इसके साथ साथ देखिए पहले जो था वो संयुक्त परिवार प्रथा इनके यहाँ दिखती थी, लेकिन अब क्या है, अब एकाकी परिवार प्रथा का भी प्रचलन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एकाकी परिवार प्रथा, देखिए अब तो समाज के अंदर आप देखोगे कि सब जगह एकाकी परिवार प्रथा का प्रचलन जो है वो एक बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक, ध्यान से देखना। तो इतनी बातें आपने देखी, महत्वपूर्ण है। योग्य पुरुष को इनके यहाँ क्या बोलते हैं, गंधुर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। देखिए इनके देवी देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए देवी देवताओं से कई बार पेपर में सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो देवी देवताओं पर आपको ध्यान रखना है। इनके जो मुख्य देवता है पछावन, मुख्य देवता हैं पछावन, ठीक, मुख्य देवता पछावन। पछावन के साथ साथ इनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है खड़काभूत, महत्वपूर्ण देवता है खड़काभूत। और खड़काभूत पर आप देखोगे तो बकरा,
और सूअर, इसकी बलि का प्रावधान है, अब बलि दी जाती है खड़का बोध पे, ठीक है। इस पे क्या दी जाती है, इसकी बलि दी जाती है। इसके अलावा इनके यहाँ कलुआ है, राकत है, कोरोदेव है, ये कुछ और देवता देखने को मिलते हैं जैसे कलुआ, राकत, कोरोदेव, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे भूमसेन इंपॉर्टेंट देवता है, भूमसेन देवता जिसे बड़ा बाबा कह के संबोधित किया जाता है, ठीक है, जिसे बड़ा बाबा कह के संबोधित किया जाता है। भाई यही आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नोट करके आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे बेटा मेरे, कि कई बार बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक। एक होता है भूमसेन और एक होता है भूसेन, ठीक है, ध्यान रखना। कई बच्चे कई बार गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं दोनों एक ही हैं। देखिए एक नहीं है, भूमसेन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, थारू के अंदर है, और भूसेन की बात करूँगा तो ये कौन सी जनजाति में मिलेगा आपको, बोक्सा में मिलेगा बेटा मेरे। किस में मिलेगा, बोक्सा में। नोट करके कॉपी में डाल लेना कि भूसेन और भूमसेन आपको क्या मिलेंगे, बोक्सा जनजाति के अंदर मिल जाएगा भूसेन, और भूमसेन मिलेगा आपको थारुओं के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। और इनके जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव इनके कौन है, उनका नाम है नारायण। नारायण इन आपके इष्ट देव हैं, थारुओं के इष्ट देव किससे माना जाता है, नारायण को माना जाता है, ठीक है, बात क्लियर है। इसके अलावा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो त्योहारों की बात आती है। त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थारुओं से त्यौहार से सवाल कई बार बनता है। पहला इनका त्यौहार है दीपावली, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है दीपावली। और देखिए दीपावली, जो थारू लोग हैं वो दीपावली को ऐसा मानते हैं कि यहाँ बर्तकों की अपने वर्षी को बनाते हैं ये लोग दीपावली पे। जैसे आपने देखा होगा अपने समाज में या हमारे समाज में अगर मैं बात करूं तो क्या करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके एक साल के अंदर अंदर उसे क्या करते हैं, उस डेट को उसे क्या बनाते हैं, उसकी बरसी मनाई जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये लोग ये मानते हैं कि दीपावली जो एक त्यौहार है वो हमारे मृतकों की बरसी के रूप में ये लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जौनसारी जो लोग हैं इसलिए जो थारू जो लोग हैं वो लोग दीपावली को शोक के रूप में, दुख के रूप में मनाते हैं इस त्यौहार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। ये दीपावली को किस रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक। जानवरों में आप जौनसारियों में आपने देखा था कि वे क्या करते थे कि दीपावली को राष्ट्रीय दीपावली के एक वर्ष के पश्चात बनाते थे। वहीं ये लोग क्या करते हैं, दीपावली को शोक के रूप में बनाते हैं और ये अपने आप को क्या मानते हैं, मृतकों की बरसी यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, मृतकों की बरसी बनाते हैं, ठीक। दूसरा इनका जो त्यौहार बेटा मेरे बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है होली। इनका क्या, होली। देखिए होली इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है कि होली जो इनके यहाँ जो बनती है वो फागन में बनती है, हम सबके यहाँ बनती है। तो फागन पूर्णिमा के समय से इनके यहाँ होली शुरू होती है, फागुन पूर्णिमा। और इनके यहाँ लगभग जो होली का त्यौहार है वो लगभग 8 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 8 दिन तक चलता है। और इस होली के त्यौहार पर इनके यहाँ एक नृत्य करा जाता है जिसे हम बोलते हैं खिचड़ी नृत्य, ठीक है बेटा मेरे, क्या बोलते हैं, खिचड़ी नृत्य बोलते हैं। और इसके अलावा इसी होली का जो संबंध है, या हम ये कह सकते हैं, कई बार पेपर में आपने सवाल देखा होगा अगर मॉक टेस्ट लगाए होंगे या प्रीवियस ईयर आपने लगाया होगा कि उजरी या अनेरी होली या जिंदा या मरी होली का संबंध किस जनजाति है, तो वो इसी जनजाति है। तो ध्यान रखना, उजरी या अनेरी होली, उजरी या अनेरी होली, या इसी को बोला जाता है जिंदा या मरी होली, जिंदा या मरी होली। तो ये संबंध भी किससे देखने को मिल जाएगा आपको, थारुओं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 त्योहारों की मैंने बात करी, एक दीपावली शोक के रूप में और होली जो है वो उजरी या अनेरी होली, जिंदा या मरी होली के रूप में इसे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए बच्चा मेरे, जितने भी त्यौहार हैं ना इन सब जनजातियों के वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और देखिए कम से कम एक सवाल तो जनजाति से आएगा ही आएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ से 2 सवाल भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी ही आपका जो अभी मैं बात कर रहा था ना प्रीवियस ईयर की, तो हम लोग एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को शुरू करेंगे जल्दी ही, ठीक है। और उसमें हम लोग एक एक प्रीवियस ईयर को जो पेपर हुए हैं हाल फिलहाल में, हम लोग
22 से ही चलेंगे। 22 में जो पेपर हुआ है उसके बाद 21, 20, 19, 18 ऐसे चलते जाएंगे। और जिसमें जितने भी सवाल हैं उसका एक एक पोर्शन को, हिंदी को, रीजनिंग को, उत्तराखंड को, जीएस को, एक एक पोर्शन को कवर करके चलेंगे। उसे डिटेल में समझाएंगे बोर्ड पर ही, ठीक है। तो जिससे हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी ही आप चैनल से जुड़ना और चैनल्स के साथ बने रहना। जल्दी ही आपको प्रीवियस ईयर की एक श्रृंखला जो एक शानदार होने वाली है, ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए इसमें आगे बताते हैं। हमने दीपावली देखा, होली देखा, एक इनका त्यौहार है बजहर, ठीक है बेटा मेरे। बजहर एक त्यौहार है। बजहर में क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती हैं, पीपल के पेड़ पे जाकर के पूजा करती हैं और वही पूजा के साथ साथ वहाँ पर लोगों को भोज कराया जाता है, ठीक है। पीपल के पेड़ पर पूजा और साथ में सभी लोगों को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये वहाँ बजहर त्यौहार में देखते हैं। ऐसे ही हम लोग बैसाखी के त्यौहार के रूप में भी मना लेते हैं, बैसाखी का त्यौहार के रूप में भी इसे देखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं बजहर। बजहर के बाद अगला जो हमारा त्यौहार है वो चराई महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, चराई महोत्सव, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चराई महोत्सव में क्या करता है, आपने देखा है कि यहाँ जैसे हमने देखे थे मोण वगैरह देखे थे, उनमें नदियों में क्या करते हैं, यहाँ मछली पकड़ते हैं, क्योंकि नदियाँ काफ़ी सारी हैं आपका उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो नदियों में मछली पकड़ते हैं और मछली को पकड़ने के बाद जो भूमसेन देवता, जिसे बड़े बाबा के नाम से भी हम लोगों ने देखा था, उनको क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इसमें मछली पकड़ते हैं, नदियों से मछली पकड़ते हैं और साथ साथ भूमसेन देवता की पूजा करते हैं, भूमसेन देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जिनके यहाँ जो जादू टोने जानने वाला पुजारी होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे भरारा या भरडा कहते हैं, ठीक है। जादू टोना, बाबू सोना, ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना। तो जादू टोना जानने वाला, जिसमें जिसको महारत होती है, वो क्या करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पुजारी को, जादू टोने के पुजारी को भरारा या भरडा बोलते हैं, ठीक है। भरारा या भरडा बोलते हैं, ठीक। इसमें एक और त्यौहार यहाँ देखने को मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, ओथ पर्व बोलते हैं, ठीक है। और ओथ पर्व जो होता है कि जैसे आपने देखा है कि नई फसल का स्वागत किया जाता है, तो उसी प्रकार से ओथ पर्व में क्या करते हैं, नई फसल का स्वागत करते हैं, ठीक है। नई फसल का स्वागत किया जाता है, ठीक। तो ये थे इनके त्यौहार आपने क्या क्या देखे, दीपावली देखा जिसे शोक के रूप में मनाते हैं, होली को जिंदा या मरी होली के रूप में मनाते हैं और 8 दिन तक होली चलती है और उसमें एक नृत्य करा जाता है जिसे खिचड़ी नृत्य बोलते हैं। इसके अलावा बजहर में क्या करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, लोगों को भोज कराया जाता है, भोजन कराया जाता है, भंडारा, ठीक है, भंडारा करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, भंडारे को हम लोग सदाव्रत कह सकते हैं, ठीक है। चराई महोत्सव में क्या करते हैं, नदियों से मछली पकड़ दी जाती है और उन्हीं मछली को जो भूमसेन देवता इनके हैं, जिसे बड़े बाबा कह के संबोधित किया जाता है थारुओं के अंदर, उनकी पूजा इससे करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया इसमें आपको एक ओथ पर्व है, जैसे नई फसल का स्वागत हम लोग करते हैं बैसाखी वगैरह पे, उसी प्रकार से ओथ पर्व के अंदर भी नई फसल का स्वागत करा जाता है। और यहाँ जो जादू टोना जानने वाला पुजारी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भरारा या भरडा कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने देख ली। चलिए मैं थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ रहा हूँ, ठीक। आइए आज थारू जनजाति जो है वो हम लोग ख़त्म कर लेंगे, अगली क्लास में हम लोग अगली जनजाति की तरफ रुख करेंगे, ठीक है बेटा मेरे। देखो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको सब चीज़ मुहैया करा के देंगे मेरे बच्चों। उत्तराखंड भी, जीएस भी सब कुछ पढ़ने वाले हम लोग, ठीक। तो अर्थव्यवस्था की बात कर तो देखिए पुराने समय में आपको क्या मिलेगा, कोई भी समाज है तो अधिकतर वो किस पर निर्भर करेगा, वो कृषि और पशुपालन के ऊपर निर्भर कर जाएगा, ठीक है। और ये भी ऐसे ही है, कृषि पशुपालन, और इनमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है शिकार, ठीक है। और शिकार को हम बोलते हैं आखेट, ठीक। तो ये आपके कृषि, पशुपालन और आखेट, कृषि, पशुपालन, आखेट मतलब शिकार। तो ये क्या करेंगे, तीनों चीज़ों से अपना जीवन चलाते हैं, कृषि से, पशुपालन से और शिकार से, ठीक। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वनों के अंदर शिकार करा जाता है या आखेट करा जाता है उसे बोलते हैं खाबर, ठीक। वनों के अंदर शिकार या आखेट को खाबर बोलते हैं, ध्यान रखना।
कभी पूछ ले कि खाबर क्या है, वनों के अंदर आखेट को मतलब शिकार करने को क्या बोलते हैं, खाबर कहते हैं। ठीक, क्या बोला जाता है, खाबर। ठीक है बेटा मेरे, उसे क्या बोलते हैं, खाबर की संज्ञा दी जाती है या उसे खाबर कहा जाता है। दूसरी बात, ये तराई क्षेत्र वाला इलाका है, तो तराई क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा आपको फसल या कृषि दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, धान, या जिसे मैं कह सकता हूँ चावल, और हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मुंजी। ठीक, हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मुंजी बोलते हैं। तो धान या चावल की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपने देख लिया था कि ये चावल ज़्यादा उगाते हैं और साथ में मछली पकड़ते ही हैं, तो इनका प्रिय भोजन क्या हो जाता है, चावल और मछली। जैसे हमारे यहाँ प्रिय भोजन दाल चावल है, तो उसी प्रकार से इनके यहाँ प्रिय भोजन क्या हो जाता है, वो चावल और मछली का हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ाऊँ अगर मैं, तो विवाद निपटान बच्चा मेरे, विवाद निपटान मतलब अगर विवाद हो जाता है तो उसमें किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, थारुओं के अंदर कि जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके यहाँ महापंचगण की प्रथा है। क्या है, महापंचगण की प्रथा, महापंचगण की प्रथा है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ पंचायत में 5 लोग बैठते हैं, उसी प्रकार से महापंचगण की प्रथा यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक खास बात है, वो खास बात क्या है, ज़रा ध्यान से समझना बात को। खास बात क्या है कि यहाँ क्या करते हैं महापंचगण, इनके यहाँ न्याय व्यवस्था के अंदर जो मदिरा का सेवन है वो होता है। तो मदिरा जो है वो न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। न्याय व्यवस्था का एक क्या है, अभिन्न अंग है। क्या, मदिरा। न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग क्या है मेरे बेटे, मदिरा है। और मदिरा के साथ साथ यहाँ क्या व्यवस्था है, महापंचगण की जो प्रथा है, इसमें जितने भी पंचायत के अंदर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मदिरा का एक एक घूंट लेते रहते हैं और साथ में जो भी तर्क वितर्क होते हैं, जो भी विवाद होता है या जो भी सुनवाई हो रही होती है उसे करते जाते हैं। ठीक है, तो मदिरा के घूंट के साथ साथ तर्क वितर्क होता है। यहाँ पे मदिरा के घूंट के साथ तर्क वितर्क होता है। ठीक है, मदिरा के घूंट के साथ यहाँ पे आपको तर्क वितर्क देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए जो अधिकारीगण यहाँ पे होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के अधिकारी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला अधिकारी जो मिल जाएगा वो क्या है, प्रधान, जिसे हम लोग चौधरी या महतो बोलते हैं, चौधरी या महतो। एक मिल जाएगा आपको उप प्रधान, और उप प्रधान को यहाँ बोला जाता है भले मानस। एक मिल जाएगा उप प्रधान, और उप प्रधान को बोलते हैं बेटा मेरे भले मानस। ठीक, एक यहाँ मिल जाएगा बड़े घर। क्या मिल जाएगा, बड़े घर मिल जाएगा या बड़े घेर मिल जाएगा, बड़े घेर। एक इसमें चौथा जो अधिकारी है वो चौकीदार होता है, और वो क्या करता है, अपराधियों को सूचना देता है। चौकीदार होता है और इसका काम क्या होता है, अपराधी को सूचना देने का। ठीक है, बात को दोबारा समझना। यहाँ जो अधिकारी आपको मिलेंगे जो कि इसमें महापंचगण या पंचायती राज के अंदर या पंचायत के अंदर न्याय व्यवस्था को देखते हैं या विवाद निपटान को देखते हैं। पहले आपके प्रधान है जिसे चौधरी या महतो भी मैं कह सकता हूँ। दूसरे उप प्रधान होता है जिसे हम क्या कह के संबोधित करते हैं, भले मानस। महत्वपूर्ण है। एक होता है बड़े घेर और चौथा होता है चौकीदार। ठीक है, ये 4 प्रकार का सिस्टम जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ देवियाँ हैं जिनकी पूजा यहाँ पर करी जाती है, उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक, आइए क्या है उन्हें देख लेते हैं बेटा मेरे। देखो अब देखिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नवरात्रों में हम देवी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि पे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी पे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। जैसे अगर धान की बुआई के बाद जो पूजा करेंगे ये, तो वो हरिया देवी की पूजा होगी या हरिया पूजा कहलाई जाएगी। चलिए बताइए, धान की पूजा के बाद या धान की बुआई के बाद, ऐसा डालिए, धान की बुआई के बाद जो पूजा होगी वो हरिया देवी की पूजा या हरिया पूजा कहलाएगी, हरिया पूजा। ठीक,
जो धान के बाद होती है। दूसरा जो इनके यहाँ क्या होता है कि जैसे नवरात्रि अभी हमारे यहाँ भी संपन्न हो रहे हैं और वहाँ पे भी दशहरा पूजन होता है। देखिए जैसे कि आज हम लोगों ने किया, ठीक, तो हमारे यहाँ भी क्या होता है, दशहरा पूजन होता है, ठीक है, जिसे हम पायता बोलते हैं अपने स्थानीय भाषा के अंदर, ठीक है। तो दशहरा पूजन भी होता है, इनके यहाँ भी पूजा है। तो जैसे नवरात्रि के बाद ये क्या करते हैं, दशहरा पूजन करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हम लोगों ने भी किया आज। और चलिए आप लोगों को मैं बोल दूं कि बस मेहनत करते रहिए, काम तो होगा, इस बार पक्का होगा, ठीक है। चलिए तो नवरात्रि पे क्या करते हैं, दशहरा पूजन करते हैं। इसके अलावा छोटी माता और चेचक को दूर करने की जैसे के लिए, छोटी माता और चेचक की जो बीमारी है इसे दूर करने के लिए ये शीतला देवी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। शीतला देवी की, शीतला माता की पूजा होती है, हमारे यहाँ भी होती है, हमारे क्षेत्र के अंदर भी होती है, ठीक। इसके अलावा पशुओं की रक्षा के लिए, ठीक, जो हमारे पशु हैं तो पशुओं की रक्षा के हेतु, पशुओं की रक्षा हेतु एक होती है ढोर चांदी देवी की पूजा होती है और एक नगर याई ताई करके कोई देवी होती है, चलो पहले डाल देते हैं, ढेर या ढोर चांदी देवी की पूजा होती है, ढोर चांदी देवी की पूजा होती है। और इसके साथ में एक होती है नगर याई देव, कुछ इस तरीके से होता है, नगर याई देवी करके कुछ ऐसी होती है, नगर याई देवी कुछ ऐसा होता है, एक होती है नगर याई देवी या ढोर चांदी देवी की पूजा होती है, ठीक है। इसके अलावा फसल रक्षा के लिए जगमथिया देवी होती है, फसल रक्षा हेतु होती है हमारी जगमथिया देवी, ठीक, फसल रक्षा के लिए हमारी जगमथिया देवी होती है। और शिकार की देवी इनके यहाँ जो होती है वो होती है बागेश्वरी देवी, शिकार की देवी होती है बेटा मेरे बागेश्वरी देवी, ठीक। शिकार के लिए कौन सी होती है, बागेश्वरी देवी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ कई सारी बहुत सारी देवियाँ हैं जो आपने देखी हैं। इनके यहाँ अलग अलग त्योहार हैं, त्योहारों को अलग अलग तरीके से ये लोग इस्तेमाल में लाते हैं, अलग अलग तरीके से ये लोग देखते हैं। इसके अलावा विवाद निपटान के लिए अलग अलग व्यवस्था है, जिसमें मदिरा मैंने बताया कि महत्वपूर्ण है। और देखिए थारू का मतलब ही पियक्कड़, हम लोगों ने शुरुआत ही कल इससे करी थी, ठीक है। तो चलिए ये क्लास मैं आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और इसमें थारों से जुड़ी हुई कुछ बातें नहीं बचती हैं, वो अंत में जब पूरी आपकी जनजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं साथ साथ एक साथ पूरी क्लास के अंदर वो सारे फैक्ट्स मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो चलिए तब तक के लिए हम मेहनत करते हैं, अगली क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी और हम फिर नई जनजाति के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार मन पर काम करते रहिए और क्लासेस पढ़ते रहना मेरे बच्चे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इस बार नौकरी हमें लेनी है, अपने सपनों को हमें पूरा करना है और अपने सपनों में जो भी हमने सोचा है, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को इस बार फलीभूत हमें कर देना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।